नजदीक आ रही है, तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आगामी हम कुछ ही घंटों में इकोनॉमिक्स का एक बेहतर रिवीजन करने जा रहे हैं, जो वे सारे जरूरी टॉपिक्स रिवाइज करेंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं। क्लासेस में हम पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं का और तथ्यों का अध्ययन करेंगे, जो आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लासेस। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की परिभाषा है सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव की आर्थिक गतिविधि करते हैं। अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं। जॉन मेनार्ड किन्स समष्टि अर्थशास्त्र के जनक हैं। अर्थशास्त्र के दो प्रकार होते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसे माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि अर्थशास्त्र जिसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की एक इकाई का अध्ययन है। जब हम किसी एक व्यक्ति, एक परिवार या एक कंपनी की बात करते हैं, या फिर जैसे आपकी पॉकेट मनी का बजट या मेरी पॉकेट मनी का बजट, तो वह व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है। और जब हम पूरे देश की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, जैसे कुल देश की कुल कमाई, बेरोजगारी या महंगाई, तो वह समष्टि अर्थशास्त्र है। एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में प्रकाशित किया गया था। अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से जुड़ी समस्त गतिविधियां जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य खनन और उत्खनन है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक गतिविधियां जैसे विनिर्माण, निर्माण, गैस, विद्युत आपूर्ति, अन्य नाम औद्योगिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र का अन्य नाम औद्योगिक क्षेत्र भी है। तृतीय क्षेत्र विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे बीमा, बैंकिंग, रियल एस्टेट, परिवहन, संचार। इसका अन्य नाम तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है और द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र। चतुर्थक क्षेत्र में शिक्षा, खोज और अनुसंधान को रखा गया है। पंचम क्षेत्र में उच्च किस्म की सेवाएं जैसे उच्च स्तर के सरकारी अधिकारी, कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधक, कानूनी सलाहकार आदि। नेक्स्ट है राज्य की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन और वितरण साधनों पर निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है। उदाहरण अमेरिका, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उत्पादन और वितरण साधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है। उदाहरण क्यूबा, उत्तरी कोरिया की अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं मौजूद होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है भारत। समृद्धि किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि को आर्थिक समृद्धि कहते हैं और यह मात्रात्मक होती है। इसके संकेतक हैं जीडीपी, जीएनपी, प्रति व्यक्ति आय इत्यादि। आर्थिक विकास। आर्थिक विकास लोगों के जीवन में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन से है। इसके संकेतक हैं मानव विकास सूचकांक, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक आदि। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादक है महबूब उल हक, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री। और मानव विकास सूचकांक जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसमें 3 आयाम होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। और आर्थिक विकास सूचकांक 4 संकेतकों के आधार पर तैयार किया जाता है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष, स्कूल अवधि के औसत वर्ष, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। मानव विकास सूचकांक को सर्वप्रथम 1990 में जारी किया गया था।
और सॉरी, ये डाटा थोड़ा सा पुराना लग गया है। भारत में नियोजन का इतिहास। भारतीय नियोजन के पिता एम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। उनकी पुस्तक का नाम था प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, जिसमें 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की गई थी। नियोजन के इतिहास में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में। इसके गठनकर्ता सुभाष चंद्र बोस और अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद है बॉम्बे प्लान, प्रस्तुत वर्ष 1944। प्रस्तुतकर्ता जी.डी. बिरला, जी.आर.डी. टाटा, कस्तूरी भाई तथा लाल भाई आदि उद्योगपति ने। नेक्स्ट है गांधीवादी योजना, प्रस्तुत वर्ष 1944। प्रस्तुतकर्ता श्रीमान नारायण। उसके बाद है जनवादी योजना, प्रस्तुत वर्ष 1945। प्रस्तुतकर्ता एम.एन. राय। उसके बाद अगली नियोजन में था राष्ट्रीय नियोजन बोर्ड का गठन 1946 में। इसकी इसकी सिफारिश पर योजना आयोग का गठन किया गया था और राष्ट्रीय नियोजन बोर्ड के अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया गया था 1950 में और इसके प्रस्तुतकर्ता थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है योजना आयोग, जो कि अब समाप्त हो गया है, फिर भी इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। इसके गठन की तिथि 15 मार्च 1950। गठन मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा भंग किया गया अगस्त 2014 में। प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम उपाध्यक्ष डॉक्टर गुलजारी लाल नंदा, अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक्सी आहलूवालिया। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय इस कार्य में सीएसओ की मदद करता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना 1951 में की गई। वर्ष 2019 में सीएसओ एवं एनएसओ का विलय करके सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना की गई। यानी अब राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ नहीं एनएसओ करती है। वर्तमान में 2015 से राष्ट्रीय आय के मापन का आधार वर्ष 2011-12 है। भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान दादा भाई नेरोजी ने वर्ष 1868 में लगाया। राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियां हैं। उत्पादन विधि, समस्त संसाधनों का कुल अंतिम उत्पादन। आय विधि, समस्त संसाधनों द्वारा कुल अर्जित कुल आय। व्यय विधि, समस्त उपभोग व्ययों का योग। नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजना का संक्षिप्त परिचय। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, लक्ष्य था 2.1 का और प्राप्ति हुआ 3.6। प्रमुख उद्देश्य कृषि था। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1956 से 61, लक्ष्य 14.5, उपलब्धि 14.1। प्रमुख उद्देश्य भारी उद्योग। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1961 से 66, लक्ष्य 5.6, उपलब्धि 2.5। प्रमुख उद्देश्य कृषि एवं उद्योग। नेक्स्ट है योजना अवकाश। ये 3 साल, इस 3 साल में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं पेश किया गया था, इसलिए इस 3 साल को योजना अवकाश भी कहा गया है। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1969 से 74, लक्ष्य 5.7%, उपलब्धि 3.3%। स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। पंचमी पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1974 से 78, लक्ष्य 4.4%, उपलब्धि 5%। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। फिर से नेक्स्ट है अनवरत योजना। इन 2 सालों में पंचवर्षीय योजना नहीं पेश किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना है 1980 से 85,
लक्ष्य 5.2 वर्ष, उपलब्धि 5.4 वर्ष। इसका प्रमुख उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि। नेक्स्ट है 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। लक्ष्य 5%, प्राप्ति 5.8%। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय है। फिर से योजना विकास लागू हुआ 1990 से 92 तक। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक 5.6 का लक्ष्य रखा गया था और प्राप्ति 6.7 हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न पहलुओं में मानव विकास। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक, लक्ष्य 6.5% का, प्राप्ति 5.5%। प्रमुख उद्देश्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समता के साथ विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2002 से 2007। लक्ष्य 8% का, उपलब्धि 7.6%। प्रमुख उद्देश्य अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुना करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 12, लक्ष्य 9%, प्राप्ति 8%। प्रमुख उद्देश्य तीव्र और समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17, लक्ष्य 8% का और प्राप्ति 6.7%। प्रमुख उद्देश्य तीव्र, धारणीय और अधिक समावेशी विकास। और यहीं से हमारी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई। नेक्स्ट है नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना 1 जून 2015 को किया गया। इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा। यह एक संवैधानेतर या गैर संवैधानिक संस्थान है। इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया और यह देश का प्रमुख थिंक टैंक है। इसकी संरचना, इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, शासी परिषद में सभी राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल या प्रशासक। पूर्णकालिक सदस्य अधिकतम 5, आंशिक सदस्य अधिकतम 2, पदेन सदस्य भारत सरकार के 4 केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा नामित। विशेष आमंत्रित सदस्य विशेष क्षेत्र के विशेषज्ञ प्रधानमंत्री द्वारा नामित। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ, केंद्र का सचिव स्तर का अधिकारी। भारत को बांटा गया है 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में और 20 कृषि पारिस्थितिक प्रदेशों में। हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुआ था और भारत में प्रारंभिक क्षेत्र था पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी। हरित क्रांति शब्द का प्रथम प्रयोग विलियम गॉड ने किया था और हरित क्रांति के जनक, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग थे। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति के मुख्य घटक है उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवारनाशक, सिंचाई और साख। इससे भी बीपीएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है कि हरित क्रांति के घटक कौन से हैं। और हरित क्रांति का प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव, कृषि उत्पादन में वृद्धि, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता, गेहूं चावल के उत्पादन में वृद्धि हुआ। लेकिन नकारात्मक प्रभाव अत्यधिक जल दोहन, मृदा लवणता में वृद्धि और कृषि प्रतिरूप में बदलाव। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड का शुभारंभ 1970 में किया गया था। इसके जनक है वर्गीज कुरियन। शुभारंभ स्थल आनंद, गुजरात। उद्देश्य देश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति प्रति वर्ष कुल 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है, जिसमें 7 खाद्यान्न फसलें, 5 दलहनी, 7 तिलहनी फसलें और 4 वाणिज्यिक फसलें हैं। वाणिज्यिक फसलों में गन्ना, कपास, जूट और नारियल है। एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकार इन सभी फसलों पे एक मिनिमम प्राइस
प्राइस की घोषणा करती है। पहले ये होता था कि व्यापारी व्यापारी लोग फसल फसलों को अपने अपने सुविधाओं के अनुरूप उसका उसका रेट अधिक या कम करते थे, जिससे किसानों को बहुत अधिक हानि का सामना करना पड़ता था। इसलिए सरकार ने इन कुछ प्रमुख फसलों पे एमएसपी की घोषणा की, ताकि उनको नुकसान न हो सके। फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना जनवरी 1965 में कृषि मूल्य आयोग के नाम से की गई थी, और जिसका वर्ष 1985 में नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। नेक्स्ट है भारत में कृषि क्रांति। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। इससे एक बार बीपीएससी में मैच करने को आया हुआ है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन, गुलाबी क्रांति प्याज, झींगा, मछली, औषधि एवं फार्मास्यूटिकल्स उत्पाद, सुनहरी क्रांति बागवानी, शहद एवं फसल उत्पादन, धूसर क्रांति रासायनिक उर्वरक, रजत क्रांति अंडा या कुक्कुट उत्पादन, पीत या पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन, रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन, हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन, मूक क्रांति मोटे अनाज का उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला का उत्पादन। नेक्स्ट है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग का वर्गीकरण, एमएसएमई। प्लांट एवं मशीनरी या उपकरण निवेश 1 करोड़ रुपया और वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ रुपया तक। लेकिन अभी हाल ही में मई में एमएसएमई में संशोधन हुआ है। प्लांट मशीनरी या उपकरण निवेश राशि 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है। वहीं वार्षिक टर्नओवर को 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। लघु में प्लांट एवं मशीनरी या उपकरण में निवेश 1 से 10 करोड़ रुपया को बढ़ा करके 25 करोड़ कर दिया गया है। वहीं वार्षिक टर्नओवर को 100 करोड़ कर दिया गया है। मध्यम उद्योग प्लांट मशीनरी या उपकरण में निवेश 10 से 50 करोड़ रुपए को बढ़ा करके 125 करोड़ कर दिया गया है। वहीं वार्षिक टर्नओवर को 250 से 500 की जगह पे इसको 500 करोड़ कर दिया गया है। नेक्स्ट है प्रमुख औद्योगिक वित्त संस्थानों का स्थापना वर्ष। भारतीय औद्योगिक वित्त लिमिटेड का स्थापना वर्ष 1948, भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश लिमिटेड का स्थापना वर्ष 1955, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1964, भारतीय इकाई प्रन्यास 1964, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का स्थापना वर्ष 1971, राष्ट्रीय आवास बैंक का स्थापना वर्ष 1988, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का स्थापना वर्ष 1990 है। महत्वपूर्ण तथ्य, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम फेरा 1973 को 1 जनवरी 1974 से लागू किया गया। वही फेमा 1999 को 1 जून 2000 से लागू किया गया। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति पहली बार 1 अप्रैल 2000 को लागू हुई। भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में गुजरात के कांडला में स्थापित किया गया। औद्योगिक नीति 1991 द्वारा भारत सरकार ने 24 जुलाई 1991 को नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। इसके द्वारा देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत हुई। रंगराजन समिति की सिफारिश के आधार पर वर्ष 2016-17 के बजट से योजनागत व गैर योजनागत व्यय के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है जीएसटी, पूरा नाम वस्तु एवं सेवा कर। परिचय, यह एक अप्रत्यक्ष कर है। इसे लागू किया गया 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा और लागू की तिथि है 1 जुलाई 2017। उद्देश्य एक देश एक कर प्रणाली लागू करना।
जीएसटी में शामिल राज्य सरकार के कर हैं राज्य वैट, मनोरंजन कर, प्रवेश कर, विलासिता कर, लॉटरी, सट्टेबाजी, जुए कर, वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर राज्य का उपकर एवं अधिभार, विज्ञापन कर, क्रय कर। केंद्र सरकार के कर हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, सीमा शुल्क, वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर उपकर और अधिभार। जीएसटी परिषद का वर्णन आर्टिकल 279A में है। इसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष राज्य के वित्त मंत्रियों के बीच से निर्वाचित होते हैं। सदस्य केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री तथा सभी राज्यों के वित्त मंत्री। गणपूर्ति कुल सदस्य का 50%। वोटिंग पावर केंद्र की सरकार के पास 1/3 और राज्यों के पास 2/3। निर्णय 3/4 बहुमत से होता है। जीएसटी दरें पहले चार प्रकार का जीएसटी दर था, लेकिन अभी वर्तमान में संशोधित करके अब 5% जीएसटी दर है, जिसमें आवश्यक वस्तुएं शामिल है। और अन्य एक 18% जीएसटी है। इन दोनों को रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। सिफारिश चलैया समिति द्वारा 1991 में शुभारंभ 1 अप्रैल 2005 को किया गया था। लागू करने वाला प्रथम राज्य हरियाणा था। यह एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। लागू करने वाला अंतिम राज्य उत्तर प्रदेश 2008 में। नेक्स्ट है आरबीआई की साख नियंत्रण विधि, रेपो रेट। वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई अपने बैंकों को अल्पकालिक ऋण देती है। रेपो रेट है 5.5%। बैंक दर वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देती है। यानी कि दीर्घकालिक ऋण, तो ऐसे भी हम याद रख सकते हैं कि दीर्घकालिक ऋण के लिए बैंक रेट है और अल्पकालिक ऋण के लिए रेपो रेट है। वैधानिक तरलता अनुपात, बैंकों को अपने जमा का एक निश्चित भाग अपने पास सदैव कोष के रूप में रखना पड़ता है। इसे ही एसएलआर कहते हैं और वर्तमान में यह 18% है। नेक्स्ट है नगद आरक्षित अनुपात, जिसे शॉर्ट में सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो भी कहते हैं। बैंकों को अपने कुल जमा का एक निश्चित भाग आरबीआई के पास नगद रखना पड़ता है। इसे ही सीआरआर कहते हैं। सीआरआर रेट 4% है। नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट, वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों से अल्पकालिक ऋण लेता है। वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। नेक्स्ट है बैंकिंग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में स्थापित प्रथम बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। इसकी स्थापना 1970 में कोलकाता में की गई थी। 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे। बैंक ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना 1806 में हुआ था। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 में। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में। वर्ष 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जुलाई 1955 को और इसका नया नाम था भारतीय स्टेट बैंक। भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक अवध कमर्शियल बैंक, इसकी स्थापना 1881 में किया गया था। पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक, स्थापना 1994 में। आरबीआई के से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। स्थापना की सिफारिश हिल्टन यंग कमीशन ने की थी। परिचय भारत का केंद्रीय बैंक है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 द्वारा। इसका मुख्यालय मुंबई में है। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। म्यांमार के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया मार्च 1947 तक और पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया 30 जून 1948 तक। प्रथम गवर्नर जनरल ओशन बॉर्न स्मिथ
और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सीडी देशमुख। बैंकों का राष्ट्रीयकरण प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ। पहली बार 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। दूसरी बार 15 अप्रैल 1980 को 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बंधन बैंक की स्थापना वर्ष 2001 में और इसका मुख्यालय कोलकाता में था। भारतीय महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को, मुख्यालय नई दिल्ली, और 1 अप्रैल 2017 को एसबीआई में विलय कर दिया गया। नेक्स्ट है बैंकों का विलय से संबंधित तथ्य। वर्ष 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया। 1 अप्रैल 2017 को स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर का, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला का, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर और भारतीय महिला बैंक का विलय एसबीआई में कर दिया गया। 1 अप्रैल 2019 को विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में। 1 अप्रैल 2020 को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ। सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में, इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। वर्तमान में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कुल 12 है। भारत का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई है और भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक एचडीएफसी है। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला पहला भारतीय बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। म्यूचुअल फंड शुरू करने वाला पहला भारतीय बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। विदेश में शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक बैंक ऑफ इंडिया है। प्रमुख भारतीय बैंक और स्थापना। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को, पीएनबी की स्थापना 1894, बैंक ऑफ बड़ौदा का स्थापना 20 जुलाई 1908 को, इंडियन बैंक का स्थापना 1907 को, यूको बैंक का स्थापना 1943, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1919, नबार्ड का स्थापना 22 जुलाई 1982 को और आरआरबी का स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को। आयात निर्यात बैंक का स्थापना 1982 में। राष्ट्रीय आवास बैंक का स्थापना 9 जुलाई 1988 को। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का स्थापना आईसीआईसीआई का स्थापना 1994 में। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन एचडीएफसी का स्थापना 1994 में। एक्सिस बैंक का स्थापना 1993 में। राजकोषीय नीति। राजकोषीय घाटा कुल राजस्व प्राप्ति प्लस कुल गैर राजस्व ऋण पूंजीगत प्राप्ति माइनस व्यय। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी। राजस्व घाटा कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व आय। प्रभावी राजस्व घाटा माइनस राज्यों को दिया गया विकास अनुदान। बजटीय घाटा कुल व्यय माइनस ब्याज कुल प्राप्ति। बजट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आय व्यय के विवरण को बजट कहा जाता है और संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है और इसका वर्णन आर्टिकल 112 में है। बजट का निर्माण वित्त मंत्रालय, अन्य मंत्रालयों और नीति आयोग व कैग की सहायता से करता है। बजट वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। बजट पेश करने के 75 दिन के अंदर बजट का पारित होना आवश्यक होता है। भारत का पहला बजट ब्रिटिश अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन ने वर्ष 1860 में प्रस्तुत किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर के शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। अब तक सर्वाधिक 10 बार मोरारजी देसाई ने बजट पेश किया। एक क्वार्क समिति की सिफारिश के आधार पर वर्ष 1924 से आम बजट और रेल बजट अलग अलग पेश करने की परंपरा शुरू हुई। 1 फरवरी 2017 से रेल बजट को आम बजट के साथ पुनः पेश किया जाने लगा। मुद्रास्फीति वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में निरंतर होने वाली वृद्धि को
मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति की स्थिति में वस्तु एवं सेवाओं की कीमत बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। मुद्रास्फीति का मापन के दो आधार हैं, थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक में यह सूचकांक वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। वर्तमान में इस सूचकांक की गणना के लिए वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष माना गया है। इसमें कुल 697 वस्तु की कीमतों को शामिल किया जाता है। इसमें प्राथमिक वस्तुएं 117, ईंधन और ऊर्जा 16 और विनिर्मित उत्पाद 664 है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यह सूचकांक सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। इसकी गणना वस्तुओं की खुदरा कीमतों के आधार पर की जाती है। इसमें वस्तुओं के साथ मनोरंजन, स्वास्थ्य, परिवहन आदि सेवाओं को भी शामिल किया गया है। इसकी गणना के लिए 3 अलग-अलग सूचकांक बनाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए CPIR, शहरी क्षेत्रों के लिए CPU, संयुक्त रूप से CPC। नया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक फरवरी 2011 में जारी किया गया, जिसमें आधार वर्ष 2012 को माना गया है। औद्योगिक श्रमिक, कृषि श्रमिक और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है और श्रम ब्यूरो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। भारत में मुद्रास्फीति का मापन थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है और विकसित देशों में मुद्रास्फीति का मापन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है गरीबी। एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों से अपनी न्यूनतम आवश्यकता को पूरी नहीं कर पाता। न्यूनतम आवश्यकता में भोजन, कपड़ा, शिक्षा, मकान, स्वास्थ्य संबंधी न्यूनतम मानवीय आवश्यकताओं को शामिल किया गया है। भारत में गरीबी का अनुमान NSSO के परिवार उपभोग व्यय सर्वेक्षण के आधार पर लगाया जाता है। योजना आयोग द्वारा उपभोग व्यय स्तर शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी प्रतिदिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन गरीबी रेखा की निर्धारित की गई है। अलग समिति ने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया, तो कई बार इससे संबंधित समितियों के बारे में भी प्रश्न आता है। नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान हेतु हाशिम समिति का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2012 में प्रस्तुत की। तेंदुलकर समिति 2004-5 ने न्यूनतम आवश्यकताओं की टोकरी का विचार दिया सुरेश तेंदुलकर समिति ने, और सुरेश तेंदुलकर समिति 2011-12 के अनुसार 2011-12 में भारत का गरीबी स्तर 21.9 थी। श्री सी रंगराजन समिति 2012 के अनुसार 2011-12 में भारत में 29.5 लोग गरीब थे। गरीबी की संस्कृति का विचार ऑस्कर लुईस द्वारा दिया गया। आय की विषमता का मापन लॉरेंज वक्र द्वारा किया जाता है और निर्धनता के दुष्चक्र का प्रतिपादन रैगनर नेक्से ने वर्ष 1953 में अपनी पुस्तक प्रॉब्लम ऑफ द कैपिटल परफॉर्मेंस इन अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज में प्रकाशित किया। भारतीय प्रतिभूति सेबी का पूरा नाम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना 12 अप्रैल 1998-88 को, राष्ट्रीयकरण 30 नवंबर 1992 को, मुख्यालय मुंबई में। प्रमुख कार्य पूंजी बाजार का नियमन करना। प्रवर्तन इकाइयां IDB, ICI और IFCI। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना वर्ष 1875 में हुई। यह 30 बड़ी कंपनियों के शेयर बाजार के मूल्य को दिखाता है। यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। यह मुंबई के दलाल स्ट्रीट में स्थित है। नेक्स्ट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना वर्ष 1992 में शेरवानी समिति की सिफारिश पर की गई। यह 50 कंपनियों के शेयर मूल्य को दिखाता है। नेक्स्ट है विश्व के प्रमुख शेयर बाजार। शेयर मूल्य सूचकांक
और स्टॉक एक्सचेंज। डो जोन्स न्यूयॉर्क में, सेंसेक्स निफ्टी डॉलेक्स मुंबई में, निक्की जापान का शेयर मूल्य सूचकांक है, हॉन्सेंग हांगकांग का, शंघाई कॉम चीन का, मिडडैक्स फ्रैंकफर्ट जर्मनी का, सीमेक्स और स्टेट टाइम्स सिंगापुर का, नॉस्डैक संयुक्त राज्य अमेरिका का। प्रमुख वित्तीय समितियां एस तारापुर समिति विदेशी विनियमन में पूंजी खाता परिवर्तनीयता हेतु सुझाव देने हेतु, नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार हेतु सुझाव देने, गायकोड़िया समिति प्राथमिक सहकारी बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार हेतु, नचिकेत मौर्य समिति निम्न आय वाले परिवार और छोटे व्यवसाय को व्यापक वित्तीय सेवाएं प्रदान करने हेतु, दीपक पारेख समिति वित्तीय अवसंरचना में सुधार हेतु, एस घोष समिति बैंकों में धोखाधड़ी रोकने हेतु सुझाव देना, वाईवी रेड्डी समिति छोटी बचतों से जुड़े व्यवस्था में सुधार हेतु, आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग और व्यापारिक नीति सुधार हेतु, एन के सिंह समिति एफआरबीएम अधिनियम की समीक्षा हेतु, रंगराजन समिति विनिवेश पर सुझाव देने हेतु, एल के झा समिति अप्रत्यक्ष कर पर सुझाव देने हेतु, बाचू समिति प्रत्यक्ष कर पर सुझाव देने हेतु, केलकर समिति पीपीटी मॉडल का आकलन एवं करारोपण पर सुझाव देने हेतु, कीर्ति पारेख समिति पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी समाप्त करने के सुझाव हेतु। नेक्स्ट है मुद्रा। विनिमय के माध्यम के रूप में और मूल्य संचय के साधन के रूप है। मुद्रा का प्रकार, वैधानिक मुद्रा सरकार तथा जनता द्वारा भुगतान और ऋण चुकाने के साधन के रूप में प्रयुक्त होता है। सीमित वैध मुद्रा कानूनी रूप से एक निश्चित सीमा तक भुगतान, 50 पैसे के सिक्के से 20 रुपए के सिक्के तक। असीमित वैध मुद्रा कानूनी रूप से असीमित मात्रा में भुगतान और सभी प्रकार के कागजी नोट शामिल हैं। वैध मुद्रा के दो प्रकार होते हैं, सीमित वैध मुद्रा और असीमित वैध मुद्रा। प्रतीक मुद्रा, इसके कई प्रकार होते हैं। प्रतिनिधि मुद्रा, इसका मूल्य अंकित मूल्य से कम होता है, 1 रुपए का सिक्का प्रतीक मुद्रा है। कागजी मुद्रा, देश के केंद्रीय बैंक तथा सरकार द्वारा जारी कागजी मुद्रा प्रथम बार 1862 ईस्वी में भारत में शुरू हुआ था। कागज से बने विभिन्न अंकित मूल्यों के नोट। प्रतिनिधि कागज मुद्रा, जिसे प्रतिनिधि मूल्य मुद्रा भी कहते हैं। प्रतिनिधि कागज मुद्रा सरकारी खजानों में रखे स्वर्ण सिक्के अथवा बुलियन से समर्थित होते हैं। महंगी मुद्रा उच्च ब्याज दर को समर्थित करते हैं और उच्च ब्याज दरों के कारण प्राप्त कठिनाई में। काली मुद्रा, यानी कि आयकर नहीं दिया जाता है, इसे ब्लैक मनी कहते हैं। गर्म मुद्रा या हॉट करेंसी, ऐसी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है। साख मुद्रा, इसके 2 प्रकार होते हैं, इसके भी 5 प्रकार हैं। ऐच्छिक मुद्रा, स्वीकार करने की बाध्य नहीं। मुद्रा का उपयोग व्यक्ति की साख पर निर्भर करता है। प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी, चेक, विनिमय पत्र, बैंक ड्राफ्ट आदि साख मुद्रा है। बैंक मुद्रा, निर्गमन और भुगतान बैंकों द्वारा, जमा मुद्रा भी कहते हैं। इसमें चेक, बैंक ड्राफ्ट, यात्री चेक आदि बैंक मुद्रा है। नेक्स्ट है प्लास्टिक मनी, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं, बैंकों तथा कंपनियों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड। ब्लॉकचेन तकनीक, एक सार्वजनिक बही खाता, प्रत्येक लेन देन का रिकॉर्ड दर्ज, बिटकॉइंस तथा अन्य क्रिप्टो करेंसी का संचालन, क्रिप्टोग्राफी के रूप से सुरक्षित डाटाबेस। बिटकॉइंस, ऑनलाइन भुगतान, बिना पहचान के बिटकॉइंस का क्रय विक्रय बिटकॉइंस के साथ ही एक आभासी मुद्रा है। मुद्रा मापन के लिए वर्ष 1961 में कार्यकारी समिति का गठन किया गया। आरबीआई द्वारा नियुक्त दूसरे कार्यकारी समिति द्वारा वर्ष 1977 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। यमोन मुद्रा, जनता को उपलब्ध चलन की मात्रा प्लस बैंक की शुद्ध मांग जमा राशि प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा राशि।
इसमें जनता को उपलब्ध चलन की मात्रा मतलब चलन में नोट तथा सिक्के और बैंक के नगद कोष को घटाकर। M2 मुद्रा एम M1 प्लस डाकघर बचत और बैंकों में बचत जमा राशियां। मुद्रा M1 प्लस बैंकों की सावधि जमा राशियां। M4 मुद्रा M3 प्लस डाकघर की कुल जमा राशियां। M3 मुद्रा के द्वारा व्यापक मुद्रा की माप की जाती है, वहीं M1 संकुचित मुद्रा है और अभी भारत में M3 मुद्रा आपूर्ति की माप के लिए उपयोग किया जाता है। तरलता के क्रम में मुद्रास्फीति, मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी, वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि और मुद्रा के मूल्य में कमी और मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी मुद्रास्फीति कहलाता है। मौद्रिक आय में वृद्धि से संबंधित कारण, सरकार की मुद्रा तथा साख संबंधी नियम, मुद्रा के संचलन वेग में वृद्धि, घाटे की अर्थव्यवस्था, व्यापारिक बैंकों की साख नीति, प्राकृतिक कारण, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि और सस्ती मौद्रिक नीति। उत्पाद की मात्रा में कमी से संबंधित कारण, उत्पादन का हासमान नियम के अंतर्गत होना, सरकार का कराधान नीति, सरकार की व्यापारिक नीति, औद्योगिक अशांति, देश की जनसंख्या में वृद्धि और कालाधन। मुद्रास्फीति के प्रकार, मांग आधारित मुद्रास्फीति, उत्पादन की तुलना में मांग का बढ़ना। लागत आधारित मुद्रास्फीति, कच्चा माल, श्रम, परिवहन आदि बढ़ने के कारण उत्पादन की लागत बढ़ना। अंतर्निहित मुद्रास्फीति, अर्थशास्त्री द्वारा भविष्य में मुद्रास्फीति को लेकर सुझाव, उत्पादन लागत में वृद्धि होना अंतर्निहित मुद्रास्फीति कहलाता है। मुद्रास्फीति से संबंधित शब्दावली, चलती हुई स्फीति यानी कि वॉकिंग इन्फ्लेशन, स्फीति दर बढ़ती है वह वार्षिक स्फीति दर 1 अंक की। दौड़ती हुई मुद्रास्फीति यानी रनिंग इन्फ्लेशन, कीमतें तीव्रता से 10% से 20% प्रति वर्ष से बढ़ती है। गरीब और मध्यम वर्ग पर बुरा प्रभाव, नियंत्रण के लिए फिस्कल या राजकोषीय उपाय की जरूरत। कूदती या ग्लोपिंग स्फीति, स्फीति की वार्षिक दर अत्यंत ही ऊंची अथवा 20% से 100%। अति स्फीति हाइपर इन्फ्लेशन, स्फीति की दर 3 अंकों से अधिक। सर्वप्रथम केगन द्वारा इस स्थिति में मुद्रा का निर्गमन किया गया। खुली या दबी स्फीति, बिना रोक टोक वाली खुली स्फीति, सरकार द्वारा नियंत्रित दबी स्फीति। मांग प्रेरित स्फीति, समग्र पूर्ति की अपेक्षा समग्र मांग का अधिक होना। समग्र मांग में वृद्धि मौद्रिक कारकों में वृद्धि से है। मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि वास्तविक चर में परिवर्तन के कारण और सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण और लोगों द्वारा किए जाने वाले बचत में कमी के कारण मांग प्रेरित मुद्रास्फीति होती है। लागत जन मुद्रास्फीति, लागत में वृद्धि के कारण, यदि मूल्य में वृद्धि आए तो वस्तुओं की आपूर्ति में अत्यधिक कमी के कारण मूल्य स्तर में वृद्धि, मजदूरी अधिजन और लाभ जन के कारण कीमतों में वृद्धि। मुद्रा अपस्फीति, कीमतों में कीमत स्तर में गिरावट, वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन में मौद्रिक आय की तुलना में तेजी से बढ़ोतरी। मुद्रा का अवमूल्यन, मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी, एक देश की मुद्रा इकाई के बदले कम विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, मुद्रा के आंतरिक मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं। स्टैगफ्लेशन प्लस इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति की दर व बेरोजगारी दोनों की उच्च अवस्था, आर्थिक स्थिरता उत्पन्न होने की संभावना। मुद्रास्फीति की माप, थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर। भारत में यह सूचकांक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा जारी। सिर्फ वस्तुओं की कीमतों का सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, विकसित देशों में मुद्रास्फीति की गणना के लिए उपयुक्त, विशेषकर फुटकर वस्तुएं शामिल। भारत में इसकी गणना श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है उद्योग।
देश का पहला इस्पात उद्योग 1874 में कुल्टी, पश्चिम बंगाल नामक स्थान पर और सबसे बड़े पैमाने पर कारखाना वर्ष 1907 में तत्कालीन बिहार राज्य में स्वर्णरेखा नदी घाटी में नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था और नई औद्योगिक नीति को 24 जुलाई 1991 को लागू किया गया था। लघु उद्योग के विकास के लिए आबिद हुसैन समिति का गठन किया गया। हथकरघा क्षेत्र में विकास के लिए मीरा सेठ समिति का गठन किया गया। भारत में प्रमुख लौह और इस्पात के कारखाने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 में जमशेदपुर में, निजी क्षेत्र झारखंड में। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इसको की स्थापना 1918 में बर्नपुर, पश्चिम बंगाल में। विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1937 में भाद्रवती, कर्नाटक में। राउरकेला एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना 1956 में राउरकेला, उड़ीसा में। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को रत्न का दर्जा। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को वाणिज्य एवं प्रबंधन की स्वायत्तता देने के लिए नवरत्न और मिनी रत्न की संकल्पना वर्ष 1977 में शुरू की गई। 9वीं पंचवर्षीय योजना में महारत्न कंपनियों को मान्यता सरकार द्वारा वर्ष 2009 से प्रदान की गई। महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए गए। पहला, नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना चाहिए। कंपनी का औसत कारोबार पिछले 3 वर्षों में 25,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। कंपनी का निवल मूल्य पिछले 3 वर्षों में 15,000 करोड़ से अधिक हो। पिछले 3 वर्षों में कंपनी का वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। कंपनी की उपस्थिति विश्व स्तर पर होनी चाहिए। नवरत्न कंपनियां 1,000 करोड़ रुपए का स्वविवेक से निवेश करने हेतु स्वतंत्र होती हैं। महारत्न कंपनियां 14 हैं। भारत तेल निगम, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, कोल इंडिया लिमिटेड, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नवरत्न कंपनियां 26 है, मिनी रत्न 39 और मिनी रत्न 2 10 हैं। नेक्स्ट है बिहार के प्रमुख उद्योग और कारखाने। रेशम उद्योग भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया में। चमड़ा उद्योग मोकामा, गया, दीघा। लोहा उद्योग पूर्णिया, गया। शराब उद्योग मुंगेर, मढ़ौरा, मानपुर, पटना और पचरुखी। उर्वरक उद्योग बरौनी में। खनन आरा, गया, बिहार शरीफ, लखीसराय, बक्सर, झाझा, जमुई, मानपुर, दलसिंहसराय, शाहपुर और अयोध्यागंज। सीमेंट उद्योग बंजरी और डालमिया नगर। जूट उद्योग कटिहार, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया। कंबल उद्योग पूर्णिया, औरंगाबाद, गया, मोतिहारी। रबर उद्योग जमीरा, पटना, गया, मुजफ्फरपुर। बर्तन उद्योग बिहटा, सिवान। बीड़ी उद्योग जमुई, झाझा, बिहार शरीफ। हथकरघा उद्योग भागलपुर, मधुबनी, गया, बिहार शरीफ, पटना, मुंगेर। सूती वस्त्र उद्योग गया, फुलवारी शरीफ, मोकामा, मुंगेर, डुमरांव, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मधुबनी, किशनगंज, बिहार शरीफ। कांच उद्योग बरौनी, भवानी नगर, पटना और हाजीपुर। प्लाईवुड उद्योग हाजीपुर। लाख उद्योग पटना सिटी। बटन उद्योग मेहसी। सिंदूर उद्योग लखीसराय। चीनी उद्योग भोजपुर, सिवान, दरभंगा, समस्तीपुर, हरिनगर, चिनपटिया, मुजफ्फरपुर, डालमिया नगर, मीरगंज, सुगौली, बारसलीगंज, बिहटा, गया, मढ़ौरा, नरकटियागंज, गोपालगंज, मोतीपुर, बनमखनी, पचरुखी, मझौलिया, सिधवालिया, बेतिया, छपरा,
गुरारू, महाराजगंज, लोहट, हसनपुर, लौरिया और सिकरी। कागज उद्योग समस्तीपुर, पटना, बरौनी, दरभंगा, डालमिया नगर। वनस्पति उद्योग डालमिया नगर। लकड़ी उद्योग नरकटियागंज, जोगबनी, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, भागलपुर, कटिहार। प्रमुख कारखाने बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड फतुहा में, भारत बैगन और इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में, जूता कारखाना मोकामा में। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिगरेट फैक्ट्री मुंगेर में, बंदूक कारखाना मुंगेर में, रेल पहिया बेलापुर छपरा में, रेल इंजन मरम्मत जमालपुर में, स्लीपर कारखाना मधेपुरा निर्माणाधीन है। बेरोजगारी बेरोजगारी से आशय ऐसी स्थिति से है जब देश में कार्य करने वाली जनशक्ति अधिक होती है तथा कार्य करने के लिए सहमत राजी भी होती है, परंतु उन्हें प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य नहीं मिल पाता। बेरोजगारी के प्रकार चक्रीय बेरोजगारी, यह एक ऐसी बेरोजगारी होती है जो अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न होती है, जैसे आर्थिक सुस्ती, तेजी, मंदी व पुनरुत्थान। संरचनात्मक बेरोजगारी, वह बेरोजगारी जो देश की आर्थिक संरचना में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। इसमें उपलब्ध रोजगार और रोजगार के इच्छुक व्यक्ति की योग्यता में कोई तालमेल नहीं होता है। घर्षणात्मक बेरोजगारी, यह बेरोजगारी एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार की तलाश की अवधि में उत्पन्न होती है। यह विकसित व विकासशील दोनों देश में देखने को मिलती है। छिपी हुई बेरोजगारी, यह बेरोजगारी किसी रोजगार में अतिरिक्त श्रमिकों की स्थिति में उत्पन्न होती है, विशेषकर जब सीमांत उत्पादन शून्य हो। ऐच्छिक बेरोजगारी, ऐसी स्थिति जिसमें सक्षम व्यक्ति या योग्य व्यक्ति कोई भी उत्पादन कार्य करना नहीं चाहता अथवा उन्हें रोजगार प्राप्त करने की कोई इच्छा ना हो, तो ऐसे इच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। मौसमी बेरोजगारी, यह मुख्यतः कृषि क्षेत्र में होती है, जहां वर्ष के कुछ महीने या मौसम में कार्य उपलब्ध होते हैं। केंद्र सरकार की योजनाएं, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इसका मंत्रालय है कृषि व कल्याण मंत्रालय। इस योजना की घोषणा 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट सत्र के दौरान किया गया। इस योजना के तहत कम उत्पादन, मध्यम फसल सघनता और औसत से कम ऋण उपलब्धता वाले 100 जिले को चिन्हित किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। नेक्स्ट है नमो ड्रोन दीदी योजना, उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय द्वारा। इसका शुभारंभ 11 मार्च 2024 को महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्यों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया। इसमें महिलाओं को ड्रोन का इस्तेमाल करके अलग अलग कृषि कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, जैसे ड्रोन के द्वारा फसलों की निगरानी, कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव और बीज बुआई आदि। पीएम सूर्य घर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा 13 फरवरी 2024 को शुरू हुई इस योजना में पात्र लाभार्थियों को घर की छतों पर सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे, जिनके माध्यम से वे अपने घर की बिजली की जरूरत पूरा कर सकेंगे और इस योजना को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी जाना जाता है। पीएम जनमन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसमें देश में कमजोर जनजातीय समूहों के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी महान्याय अभियान को मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, इसके तहत विभिन्न औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं का विकास किया। इसका उद्देश्य भारत में भविष्य के औद्योगिक शहर का विकास करना, जो दुनिया भर के सर्वोत्तम विनिर्माण और निवेश स्थल के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। इसके तहत 11 प्रमुख कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। दिल्ली मुंबई और गलियारा, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल
कॉरिडोर, चेन्नई बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, कोयम्बटूर के रास्ते कोच्चि तक सीबीआईसी का विस्तार, विजाग और चेन्नई औद्योगिक गलियारा, बेंगलुरु मुंबई औद्योगिक गलियारा, ओडिशा आर्थिक गलियारा, हैदराबाद नागपुर औद्योगिक गलियारा, हैदराबाद वारंगल औद्योगिक गलियारा, हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा और दिल्ली नागपुर औद्योगिक गलियारा। नेक्स्ट है पीएम विश्वकर्मा सम्मान योजना। इसका मंत्रालय है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय। 17 सितंबर 2023 को शुरू इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को सहायता प्रदान कर व्यवसाय में बढ़ोतरी करना। महिला सम्मान बचत योजना, इसका मंत्रालय है वित्त मंत्रालय। वर्ष 2023 में शुरू महिला सम्मान बचत पत्र का उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। यह एक छोटी बचत योजना है जिसके तहत लाभार्थी 2 लाख रुपए तक की राशि बैंक खाते में जमा कर सकती हैं और इस पर 7.50% ब्याज दिया जाएगा। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, इसका मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय। सितंबर 2021 से शुरू इस योजना का उद्देश्य कक्षा 8 तक के बच्चों को दोपहर का भोजन देना। प्रधानमंत्री पोषण योजना में वर्ष 1995 से चल रही मिड डे मील योजना को समाहित किया गया। व्यापारी राष्ट्रीय पेंशन योजना, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। यह योजना उन खुदरा व्यापारियों या दुकानदारों या स्वरोजगार व्यक्ति की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए जिनका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ से अधिक नहीं है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना, वर्ष 2019 में प्रारंभ असंगठित श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा योजना है। असंगठित क्षेत्र में अधिकतर घरेलू श्रमिक, रेहड़ी पटरी वाले, ईंट भट्टी श्रमिक, मेची, कूड़ा बीनने वाले कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, कृषक श्रमिक शामिल हैं। स्वनिधि से समृद्धि योजना, प्रारंभ 4 जनवरी 2021। यह योजना क्रेताओं को उनके चौमुखी विकास और सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। पीएम विश्वकर्मा योजना, दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इस योजना के लाभार्थी के लिए 18 ट्रेडर्स ही तय किए गए। पारंपरिक कौशल रखने वाले कारीगर जैसे सुनार, बढ़ई, लोहार, नाई, चर्मकार को इस योजना का लाभ मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय। इस योजना को सामाजिक सुरक्षा लाभ और कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार नुकसान की बहाली के साथ साथ नए रोजगार सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के हिस्से के रूप में 1 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया था। पीएम स्वनिधि योजना, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय, 1 जून 2020 को लॉन्च। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडरों को अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने के लिए ऋण दिया जाएगा। ये लोग कोरोना लॉकडाउन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए थे। स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय, अप्रैल 2020 को शुरू हुआ। स्वामित्व योजना का उद्देश्य ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग करते हुए ग्रामीण आबादी को आवासीय अधिकार अभिलेख तैयार करना। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को अपनी जमीन का मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा और जमीन मालिकों के संपत्ति कार्ड प्राप्त कर इसके माध्यम से बैंक से लोन प्राप्त कर सकेंगे। प्रधानमंत्री दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, आवास और एवं शहरी मामले मंत्रालय। शहरी गरीब परिवार की गरीब और असुरक्षा को कम करने के लिए उन्हें लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए सितंबर 2014 में इस योजना को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। वर्ष 2020 में प्रारंभ हुई इस योजना के माध्यम से मछुआरे की आय को दोगुना करने के लिए
मत्स्य क्षेत्र को मजबूत बनाया जाएगा। मछली उत्पादन और उसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जल संवर्धन विकास और ब्रूड बैंक की स्थापना की जाएगी। हर घर जल योजना वर्ष 2019 में शुरू हर घर जल योजना के माध्यम से सभी ग्रामीण क्षेत्रों में साफ पानी के नल कनेक्शन सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत गोवा ऐसा पहला राज्य है जिसने 100% नल जल आपूर्ति प्रदान की। प्रधानमंत्री कुसुम योजना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में खाली बंजर जमीनों का सही से उपयोग करने के लिए शुरू किया गया। इसके तहत उन सभी किसानों को सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी जिनके पास बंजर भूमि है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम मंत्रालय सूक्ष्म मध्यम एवं लघु मंत्रालय 2016 में शुरू किया गया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एक मुख्य क्रेडिट लिंक सब्सिडी कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों को बेरोजगार युवाओं की मदद करके गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना सितंबर 2018 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिश के अनुसार लॉन्च किया गया। इसके तहत ग्रामीण परिवारों को 16 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के सदस्यों को अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य कवरेज दिया जाता है। इसमें केंद्र व राज्यों की भागीदारी का अनुपात 60-40 का है। प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना शुरुआत 12 नवंबर 2017 को। उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें अपने अधिकारों का लाभ उठाने में मदद करना। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 10 अगस्त 2017 को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन संचालित करने की सुविधा प्रदान करके स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को वैकल्पिक घरेलू आय प्रदान करना। प्रधानमंत्री मातृ वय वंदना योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 1 जनवरी 2017 को शुरू हुई। इस योजना के तहत महिलाओं को पहली लड़की के जन्म पर 5,000, दूसरी लड़की के जन्म पर 6,000 वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना वित्त मंत्रालय के तहत 2017 में शुरू हुई। यह एक बीमा पॉलिसी सह पेंशन योजना है जो वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना में निवेश के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों को 1,000 से लेकर 9250 रुपए तक की पेंशन ले सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना इस योजना का शुरुआत नवंबर 2016 में की गई जिसका उद्देश्य सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 31 मई 2016 को शुरू हुआ। इस योजना का उद्देश्य खेतों में पानी पहुंच बढ़ाना, सुनिश्चित सिंचाई के माध्यम से खेती युक्त क्षेत्र का विस्तार करना, पानी के इस्तेमाल की दक्षता बढ़ाना और अस्थायी जल संरक्षण प्रथा को शुरू करना। इस योजना की टैगलाइन है प्रति बूंद अधिक फसल। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना मंत्रालय श्रम और रोजगार मंत्रालय नए रोजगार सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए 1 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया। तो भारतम परियोजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राजमार्गों पर सुरक्षित और निर्बाध यात्रा हेतु पुलों के निर्माण के लिए शुरू किया गया महत्वाकांक्षी योजना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय लॉन्च 2016 में। इसका उद्देश्य स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, बुनियादी सेवाओं को बढ़ाना और सुनियोजित रूबन कल्चर बनाना। रूबन गांवों का एक समूह बनाना इसका प्रमुख लक्ष्य है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को समाहित कर दिया गया इसमें। उदय योजना, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, विद्युत मंत्रालय द्वारा 2015 में शुभारंभ। इसके तहत घाटे में चल रही विद्युत वितरण कंपनियों को घाटे से उबरने और उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने का काम है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड इंडिया अभियान, वित्त, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। कार्यक्रम 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया। स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य स्टार्टअप संस्कृति को प्रेरित करना और भारत में नवाचार और उद्यमिता के लिए एक मजबूत समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना।